चलिए अब क्लास 9th का अगला चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं तो इस चैप्टर में आगे आएगा। अब इस चैप्टर में एक चीज जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो कौन सी, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था दैट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोशियर। ठीक है, तो ये जो लॉ होता है इसको समझने के पहले एक सिंपल एक्टिविटी, अब ये सारे केमिकल्स जो है अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो जैसे पिछले चैप्टर में तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली करके दिखाई थी, अभी अपने को थोड़ा सा बोर्ड पे ही समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब आप समझते हो है ना, तो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लेड नाइट्रेट, ये केमिकल होता है, इसका सोल्यूशन है। इसी चैप्टर में अपन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे, इसलिए भी अपन ने फॉर्मूले नहीं लिखे ना, इनको वर्ड्स में लिख लिया है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। इसको जब आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है वाटर जैसा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, उसमें हमने लिया किसको, दैट इज सोडियम क्लोराइड को। ठीक है ना, एक और टेस्ट ट्यूब में लिया हमने क्या, दैट सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब कौन सी चीज है तो हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में थे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन था इसको हमने डाल दिया किसमें, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, अभी एक ही टेस्ट ट्यूब हो गई, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉर्क से इसको सील कर दिया। ठीक है, ये कॉर्क है, इससे हमने इस टेस्ट ट्यूब को सील कर दिया ताकि यहाँ से कुछ भी बाहर उड़कर न जा सके। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे जितना लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, उसका मास हमने मान लिया था दैट इज N1। ठीक है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जितना सॉल्यूशन हमने लिया था उसका मास क्या मान लिया था हमने, दैट इज N2। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसको सोडियम क्लोराइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब मिलाया है ना, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था वाटर जैसा, ये भी एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था वाटर जैसा। ठीक है, लेकिन अब जब दोनों को हमने साथ में मिला दिया तो हमको टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर क्या दिखता है, एक सॉलिड दिखता है, और उसके ऊपर हमको क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है। ठीक है, ये जो सॉलिड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज समथिंग विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर है ना, सोल्यूबल इनसोल्यूबल आप समझते ही हो, जैसे आपने NaCl को वाटर में डाला है ना, सोडियम क्लोराइड को, तो आप वाटर में और NaCl में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है सोल्यूशन। अब लेकिन क्या है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है यहाँ पर हमको क्या दिखता है, कुछ सॉलिड दिखता है। ये सॉलिड क्या है, तो हमने बोला ऊपर ऊपर वाटर है, क्या है ऊपर सोल्यूशन है, ये सॉलिड जो है उस सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो पाया, ये इनसोल्यूबल है। तो ये जो सॉलिड होता है इसको अब से आपको याद रखना है ना कि ये क्या रहेगा, दैट इज प्रेसिपिटेट है ना। तो इन दोनों केमिकल्स को मिलाने पर एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन से जो कुछ बना वो क्या था, वाटर में इनसोल्यूबल था, इस वजह से वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट समझ में आ गया है ना, दैट इज समथिंग विच इज formed during a reaction and is insoluble and it appears in the form of a solid, that we call what, that we call a precipitate। समझ आ गई बात ये, यहाँ पे ऊपर कॉर्क लगाने से मतलब क्या था हमारा, तो हम बोलेंगे कॉर्क लगाने से मतलब ये था हमारा कि यहाँ से हमने किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, तो हम बोलेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट्स थे, मतलब ये जो प्रेसिपिटेट था प्लस ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, इसका जब हम क्या करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं दोनों का मिलाकर, तो ये जो मास होता है ये क्या आता है, M1 और M2 के बराबर आता है ना, M1 और M2 के सम के इक्वल आता है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, तो हमने बोला कि जब हमने कोई केमिकल रिएक्शन की और इसे हम बहुत सारे रिएक्शंस करवा सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन समझते ही आपको है ना, दो चीजें मिला के किसी नई चीज को बनाना, वो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन हुई तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, तो हमने बोला रिएक्टेंट्स के मासेस का जो सम था दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे जो प्रोडक्ट हमको मिला या एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, इसके सम के बराबर होता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे यही होता है दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
समझ आई ना बात ये, कि केमिकल रिएक्शन करवाते समय है ना क्या लिया हमने, जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं उनका जो मास लिया है, तो क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मासेस का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स के मासेस के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे यही कहलाता है दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन में जो आपने मास लिया था जितना, वो का वही आपको फाइनली मिल गया, भले क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से सब्सटेंस चेंज हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर बन क्या गया, लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, पर इनके मासेस का सम जो रहेगा वो इनके मासेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं यहाँ पर, है ना, कि है ना, ये तो अपन ने समझ लिया, इसी को हम क्या भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड दैट लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये क्या भी होता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे ना, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि जैसे लाइम जो होता है ना, लाइम ऑल्सो इज अ केमिकल, ठीक है, लाइम भी केमिकल होता है, उसके हमने क्या लिए, कुछ पीसेस लिए, इन पीसेस को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, है ना। जो चूना होता है, ये सुना ही होगा आपने, है ना, जो व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं, तो जो चूना होता है उसके कुछ पत्थर हमने ले लिए, ठीक है ना, और उन चूने के पत्थरों पर हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। अब इनके बीच में भी केमिकल रिएक्शन होगी, अब क्या हो रहा है यहाँ से, तो हम बोलेंगे यहाँ से आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस का मतलब समझते हो आप, है ना, आसानी से आ जाएगा समझ में। कोल्ड ड्रिंक्स आपने देखे होंगे, है ना, अभी तो मतलब लॉकडाउन की वजह से आप बाहर जा नहीं पा रहे होंगे, बट कोल्ड ड्रिंक्स अपन ने देखे हुए हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आप उसकी बॉटल को थोड़ा सा खाली कर दो, उसके बाद उसको बंद करके आप शेक करते हो, ठीक है, क्या दिखता है आपको, बबल्स दिखते हैं ना, ढेर सारे बबल्स, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो एयर के बबल्स होते हैं ये वाटर में से जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस, समझ आ गई ना बात ये, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे लाइम, है ना, इसके लाइम के छोटे छोटे पीसेस हमने लिए थे, इनमें हमने जब क्या किया, HCl को डाला, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से कुछ एफरवेसेंस हमको निकलते हुए दिखे, है ना। अब रिएक्शन की खत्म, जब एफरवेसेंस निकलने बंद हुए, है ना, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स का मास लिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या होना चाहिए था बताओ, लाइम का और HCl का जो मास था ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए था, है ना। लेकिन कौन सी चीज देखने को मिलेगी, कि इसका जो मास था, ठीक है, नई टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमको मिल रहा था, इसका मास जो था वो इन दोनों के मास से कम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया यहाँ पर, नहीं, तो फिर क्या हुआ बताओ, व्हाट वुड हैव हैपेंड, है ना, कौन सी चीज हुई यहाँ पर, तो हमने बोला कि यहाँ पर रिएक्शन में एक जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था, CO2, जो क्या थी, गैस थी, ठीक है। तो उस गैस के बनने की वजह से गैस बनकर उड़ गई, ठीक है, तो गैस यदि बनकर उड़ गई तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उतना मास कम हो गया, और वो मास यदि कम हो गया तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे मास कम हो गया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वैलिड है, बट हमको क्या करना पड़ेगा, कि उस CO2 के जो मॉलिक्यूल्स उड़े थे उनको उड़ने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। उनको यदि रोक के हम यही बंद कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टोटल मास लेते, तो वो किसके बराबर आ जाता, तो हम बोलते हैं जितना रिएक्टेंट्स का था उतना ही किसका हो जाता, प्रोडक्ट्स का हो जाता, आए ना समझ में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, लेकिन क्या हो रहा है, तो हमने बोला यहाँ से गैस बनकर उड़ गई, इस वजह से वो हमको वैलिड होता हुआ दिख नहीं रहा है, बट इनफैक्ट वो लॉ यहाँ पर भी वैलिड है ना। इसको यदि अपन रिएक्शन को किस में, वैक्यूम में करवा देते हैं, और जैसे HCl डालते वैसे हम क्या कर देते, कॉर्क लगा के इसको बंद कर देते हैं, तो कौन सी चीज हो जाती, फिर CO2 को एस्केप होने से हम बचा लेते हैं, तो तब क्या हो जाता, तो हम बोलते रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो थे उनके मासेस का सम जो हो जाता वो क्या हो जाता, इक्वल हो जाता, समझ आ गई बातें। तो किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट यदि क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट यदि गैस होता है और उसको हम उड़ जाने दें, तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है,
हालांकि वो वैलिड तो होता है, क्या गड़बड़ हो रही है, तो हमने बोला गैस को हम एस्केप हो जाने दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको वैलिड नहीं लग रहा है, बट इनफैक्ट वो वैलिड हमेशा हमेशा के लिए होता ही है। आया समझ में बच्चों अच्छे से, है ना। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड, है ना। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन अगला लॉ पढ़ेंगे, ठीक है।